अस्सलाम नाज़रीन, यू वाचिंग टुनाइट विद मोना आलम। एक बहुत इंटेंस सिचुएशन है जो कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मुल्क में कल से प्रिवेल कर रही है और उसके साथ साथ जो सियासत है और सियासी जो गर्मा गर्मी है वो भी इस वक्त उरूज पर जा पहुंची है। अब ऐसे में नाज़रीन हमने एक तो अपनी प्रायोरिटीज अपनी सेट करनी है कि इस वक्त क्या हमने अपनी तमाम तर जो तवज्जो है, ख्वाह वो अपोजिशन की हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत की हो और उनकी हुकूमतों की हो, क्योंकि केपी और पंजाब तो इस वक्त जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, उनकी हुकूमतें, और वफाकी हुकूमत की हो, वजीर आजम पाकिस्तान की हो, ये तमाम तर जो हजरात हैं या ये तमाम तर जो हुकूमतें हैं, इनकी तवज्जो क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को निमटने के लिए मरकूज होनी चाहिए या फिर इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ में मरकूज होनी चाहिए? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जो कि हम उठाना चाहेंगे। कल बन्नू में बदकिस्मत वाकया हुआ, CTT के दफ्तर में बाकायदा हमला हुआ, उसके हवाले से जो फुटेज है वो भी फिर सामने आई, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। लकी मरवत के पुलिस स्टेशन में भी इसी किस्म का एक सिमिलर हमने दहशतगर्दों का हमला देखा। 4 अहलकार जो रिपोर्टेडली बताए जा रहे हैं उसमें उन्होंने जाम शहादत नोश किया। तो ये बदकिस्मत नाजरीन एक लहर है दहशतगर्दी की, और अफसोस की बात यह है कि जहां पर एक तरफ TTP से मुज़ाकरात या नेगोशिएशंस की जा रही थी, जैसे ही नए आर्मी चीफ ने अपना कमान संभाला है उसके बाद से उन्होंने कहा कि जी हम अपने तमाम सीज फायर को खत्म करते हैं, और उसके बाद से ये कुछ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी हैं। हम ये नहीं कहते कि इन पर्टिकुलर के ये तमाम ताने बाने अभी भी वहीं से बनते हैं, क्योंकि अभी भी ये कहना कि कौन इसके पीछे है, एग्जैक्टली कौन सी दहशतगर्द तंजीम इसके पीछे है या तंजीमें इसके पीछे हैं, ये क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या इसकी तरफ तवज्जो भी हमारी है या नहीं है, और सियासी जोड़ तोड़ जो चल रही है वो भी क्या सिर्फ एक दूसरे को आंखें दिखाई जा रही हैं या फिर एक्चुअली इन एसेंस कुछ होने वाला भी है। इमरान खान साहब ने इस हवाले से ऐलान कर दिया है ओवर दिस पास्ट वीकेंड। सैटरडे को उन्होंने 17 तारीख को इस हवाले से ऐलान किया है। एग्जैक्टली क्या कहा है दोनों असेंबलीज के वो सुनिएगा, और फिर इन दहशतगर्दी की लहर एज वेल एज द पॉलिटिकिंग ऑन द मैटर, इन दोनों के अहवाल हम जानेंगे। लेकिन ये खान साहब का सैटरडे का 17 दिसंबर का बयान सुनिएगा। पहले हमने फैसला यह किया कि हम अगले जुमे को दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। जी नाजरीन, वैसे तो PTI की तरफ से इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं और ये ऐलान हो चुका है, लेकिन इस वक्त जो मुल्क में एक दहशतगर्दी के हवाले से अलार्मिंग सिचुएशन है उसकी तरफ क्यों तवज्जो किसी की भी नहीं जा पा रही है, और क्या ये तमाम चीजें अभी भी डिस्ट्रैक्टेड हैं, आउट ऑफ द पिक्चर हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। और बिलखुसूस इस पूरी गुफ्तगू में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब एमल वली खान, सदर हैं आप ANP खैबर पख्तूनख्वा के। तमाम मामले पर गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट हमारे साथ रखेंगे, हुकूमत वक्त के बहुत इंपॉर्टेंट उनके कोलिशन इत्तेहादी हैं, पार्टनर हैं। आपका बहुत खुश आमदीद पूरी गुफ्तगू में और प्रोग्राम में। एमल वली खान साहब, आपसे बात का आगाज करती हूँ। क्या इस वक्त हम रीड करें, क्योंकि इस वक्त PTI की हुकूमत है इस वक्त एज वी स्पीक खैबर पख्तूनख्वा में, कल का बदकिस्मत वाकया, और हमने देखा कि ना इसके ऊपर सियासी अटेंशन गई, ना एज सच इसके ऊपर मीडिया अटेंशन गई, और पे दर पे इस किस्म के वाकयात, क्योंकि उनकी अपनी जो PTI की गवर्नमेंट है वो भी ये कह चुके हैं कि हमें तो खुद भत्ते की कॉलें और भत्ते की पर्चियां मौसूल हो रही हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से। अब आप इसको कैसे रीड करते हैं? क्या इसमें सूबाई हुकूमत की नेग्लिजेंस है, या आपको लगते हैं ओवरऑल पूरा जो अपैरेटस है वही इस वक्त फ्लॉड है और वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड है? जी बहुत शुक्रिया, एक बहुत गहरी में मौजू पे आपने हमें मौका दिया। देखिए, इस वक्त जो पुख्तूनख्वा में हालात चल रहे हैं इसको हमने ये भी आज के बनाए हुए नहीं है, तारीखी पस मंजर से भी हमें देखना पड़ेगा। और फिर जो अभी आपने बात की कि जाहिर सी बात है हालात तो फिर अभी बेहतर हो गए थे, लेकिन जो अभी डायलॉग्स का जो सारा सिलसिला बना वो डायलॉग्स ने हालात बिगाड़ दिए हैं। हमें समझ नहीं आती, हमारा पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल था, TTP अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, बॉर्डर्स अंडर कंट्रोल, और फिर एकदम हुकूमत वक्त को पता नहीं क्या पड़ता है कि भाई हमने इनके साथ बैठ के राब्ते करने, इनके साथ जरगे करने, इमरान खान फैसला करते। और फिर देखिए आरिफ अलवी साहब बैठ के बाकायदा 102 दहशतगर्दों को रिहा करते हैं, जिन
जिनमें से वो दहशतगर्द भी है जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया खुद तस्लीम किया है। फिर आप देखें कि जो उनके साथ राब्ते हो रहे हैं वो बाकायदा बैरिस्टर सैफ कर रहे हैं, वो ऑन एयर आके मान चुके हैं कि भाई मेरे दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात है और मैं उनके साथ राब्ते में हूँ और हमारे उन अच्छे ताल्लुकात की वजह से हमारे ये जरगों में बातें चल रही है। मैंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हमें बहुत तशवीश है और ये तशवीश इसलिए है कि हम देख रहे हैं कि इस सूबे में जिसकी हुकूमत है वो ही इस खेल में लगे हुए कि इस सूबे को कैसे बिगड़ती हुई हालात तक पहुंचाए। जिम्मेवार इस दफा हमें मालूम है, अपने मैंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इस दफा हमारे जिम्मेवार वाज़े हैं। इमरान खान वही लीडर है जिसके लिए 2013 में टीटीपी ने बाकायदा कैंपेन चलाया था। आज उसने बाकायदा उनके साथ मुज़ाकरात के ड्रामों पे जो इमरान ने और उसकी पार्टी ने जो इस कौम के साथ किया है ये इनको भुगतना पड़ेगा। एमल साहब, आपकी जमात की बेपनाह कुर्बानियां हैं और बदकिस्मती से दहशतगर्दी के हवाले से बहुत सी शहादतें हैं जो कि आपकी जमात से मंसूब हैं। ये बिल्कुल ये एक बात जरूर है। तो आप क्या बिल्कुल एक ऑनेस्ट और अपने कैंडिड ओपिनियन में ये समझते हैं कि इमरान खान को अलोन इसके अंदर ब्लेम करना ठीक होगा? क्योंकि वो जो मुज़ाकरात हैं जिनके ऊपर आप तमाम तर ब्लेम डाल रहे हैं वो मुज़ाकरात तो आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट भी कर रही है ना, जिसका आप भी इत्तेहाद में हिस्सा हैं। ये तो ऑनगोइंग मुज़ाकरात, आपने कब रोके टीटीपी के मुज़ाकरात? देखिए मुज़ाकरात जिस लेवल में हुए हैं या फिर हमारी हुकूमत आने के बाद ये हुकूमत जिस सतह पे उनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं वो तो हालात खराब हो चुके थे तब। देखिए हम अगर आप कहते हैं कि वी हैव टू से एवरीथिंग ओपनली, आप यकीन करें आई विल बी द पर्सन हु विल से एवरीथिंग वेरी ओपन। जी दिस इज इंडीड व्हाई आई एम आस्किंग यू सर। हाँ, जिस दिन ऐलान जंग हुआ है ये वही दिन है जिस दिन फैज साहब ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। डायलॉग्स देखें, आज हमें जब से ये जो आर्मी चीफ वाली तकर्री थी उसके बाद से आप कहते हैं कि जो रिटायरमेंट हुई है जनरल फैज की उसके बाद आप कहते हैं हालात खराब हुए। नहीं, आप देखिए ना ऐलान जंग ये जो अभी वाला हुआ है जी, आप प्लीज रिकॉर्ड से देख लें, एक ही दिन जिस दिन फैज साहब का इस्तीफा है उसी दिन इनका ऐलान जंग हुआ। मैं कोई घड़ियां नहीं जोड़ रहा, वो खुद जुड़ते हैं। देखिए जो हालात खराब हुए हैं जो ये हम एक एमल साहब आप चुके ये बात डायरेक्टली जानते हैं, तो आप ये बताइएगा कि क्या ये तासुर ठीक है कि जनरल फैज ने इनको कहा था कि आप कंपाउंड्स में आकर अपनी जगह ले लें, ये इस किस्म की बात हमने सुनी थी। आप क्या इसी वजह से ये तमाम चीजें ये कोरिलेट कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत एक संगीन इल्जाम है, बिल्कुल एक ऑन जनरल हु इज जस्ट रिटायर्ड ना। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन हकीकतन देखें ऑन एयर जो लोग सामने आए हैं इन जंगों में जिन्होंने किरदार अदा किए हैं तो वो यही है, इनकी वीडियोस आ गई है, ऑडियोस आ गई है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि डायलॉग्स जो हुए हैं, इमरान इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। उसको फैसले करने थे, उसको मुल्क के लिए एक सोच देनी थी, उसने पार्लियामान को उसमें एतमाद में नहीं लिया, उसने अपोजिशन को एतमाद में लेकिन नहीं लिया। एक इसमें ये बात आती है ना एमल साहब कि आप लोग बात पूरी कर लेता हूं। जी आप बिल्कुल करें, सिर्फ इतनी एक मेरी गुजारिश आप ऐड करके इसका भी जवाब फरमा दें कि आप लोगों को तो फिर वो बिल्कुल खत्म कर देने चाहिए थे वो डायलॉग्स का, मुज़ाकरात का सिलसिला, बिल्कुल क्रैकडाउन का फैसला बिल्कुल ओपन एंड शट आपको करना चाहिए था, वो आपकी तरफ से भी नहीं हुआ। ANP is not part of those dialogues। आप मालूमात कर लें, जो कमेटी बनी है हमने उससे इनकार किया है और हमारा डायरेक्ट डिमांड यही है कि नेशनल एक्शन प्लान पे मनोवन अमल होना चाहिए। इससे इधर उधर हमारा ना कोई डिमांड है ना कोई प्लान है। हमारा वही डिमांड है कि जो पूरी कौम यकजह होके एक कागज के टुकड़े पे सबने फैसला किया है, नेशनल एक्शन प्लान पे मनोवन अमल होना चाहिए। मैं बात बताऊं कि मैं ब्लेम क्यों डाल रहा हूं? ब्लेम मैं इसलिए डाल रहा हूं कि इमरान ने बाकायदा अवामी तौर पे ये इनके लिए दफातरों का डिमांड किया है, इनके साथ मिल बैठने का डिमांड्स किए हैं। उसने फिर जो राब्ते हुए उसी ने कराए हैं, उसने पार्लियामान को सबटाज करके जो राब्ते कराए हैं फैज साहब से उसी ने कराए हैं। सैफ कौन है? सैफ देखिए ना पीटीआई का है ना पीटीआई का था, वो ना मेंबर है, उसको इधर लाके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना के उसके थ्रू राब्ते हो रहे हैं। तो ये तो सबके सामने खुला है, इस तरह कोई छुपी हुई बात नहीं। और उन्हीं राब्तों के बुनियाद पे ये दहशतगर्द छोड़े गए हैं, उन्हीं
राब्तों के नतीजे में ये दहशतगर्द जेल से रिहा हुए हैं, उन्हीं राब्तों के नतीजों में ये दहशतगर्द फिर क्रॉस बॉर्डर आके इधर रह रहे हैं, जिसकी वजह से हर जगह में खतरा फैला हुआ है। अच्छा एमल साहब, फिर अगर इसी तरह की बात है, मैं आपको एक तो इमरान खान साहब का ट्वीट है वो तो उल्टा बिल्कुल आपके ऊपर या आपकी गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि आपने भी अभी अपने पहले रिमार्क में कहा आप अभी भी चाहते हैं, आप उस कमेटी का है विच इज फैक्चुअल विच इज ट्रू, लेकिन आप साथ कह रहे हैं कि आप अभी भी चाहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर मनो-अन अमल हो, यानी आप अपनी हुकूमत के हवाले से भी यही बात आप फरमा रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट इस वक्त मनो-अन अमल करे। क्या वजह है, कितनी एक तो रिसेप्शन है मखलूत हुकूमत में आपकी बहैसियत इत्तेहादी, क्या ये आपकी बात सुनी जा रही है, रिसीव की जा रही है? नंबर 1 इसका एक तो जवाब फरमाइएगा, और दूसरा इमरान खान की जो ट्वीट है जो उन्होंने कल इस हवाले से की है वो नाजरीन भी देखें, वो बिल्कुल ये पूरा जो एक ब्लेम है वो गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं। उनकी एक मल्टीपल ट्वीट्स हैं, मईशत का जनाजा निकालने के अलावा ये इंपोर्टेड सरकार चमन से सवात, लकी मरवत और बनू तक पेश आने वाले वाकयात की शक्ल में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शरह में 50% इजाफे से निमटने में नाकाम रही है। ये दोस्ताना अफगान हुकूमत की फौजों के जानिब से बैनुल-अक़वामी पाक अफगान सरहद पर किए जाने वाले हमलों के तदारुक में भी नाकाम हुए हैं। सितम ज़रीफी तो यह है कि ऐसे में जब हमारे जवान, पुलिस एहलकार और मुकामी लोग रोजमर्रा की बुनियाद पर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, दहशतगर्दी के खतरात और मगरबी सरहद से किए जाने वाले हमलों में इजाफे मुजरिमों की इसी सरकार के अक़वाल व अफकार में जगह तक नहीं पा रहा। एक फिर उन्होंने उसको अगली तीसरी ट्वीट में वो एक और इसी हवाले से NRO2 और उसके तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज हैं। चुनाचा मईशत के ज़बो हाली के बावजूद ये इंतखाबात जो कि सियासी इस्तेकाम के जरिए मईशत मुस्तहकम करने का वाहिद हल है, इसके इनेकात से घबरा रहे हैं। एमल साहब, टू यू, आई नो यू हैव अ लॉट टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस। वो बिल्कुल ये बात कर रहे हैं, हकीकतन एक बात बताऊं, उन्होंने कहा है कि फ्रेंडली गवर्नमेंट के बावजूद भी आप लोग नाकाम हो गए, मखलूत हुकूमत नाकाम है। देखिए, इमरान की किसी बात को मैं सीरियस नहीं लेता, और वो तो कल जिसको बाप कह रहा था, जिसको गाली दे रहा है, उसकी किसी बात, आपने जो इतनी लंबी बात सुना दी, मैंने जिंदगी में उसकी कितनी लंबी बात नहीं। वो तो देखिए झूठा है, यू टर्न वाला है, फरेब है, धोखेबाज है, उसमें तो हर फन है। ये हालात हम क्या आके हमने क्या खराब किया? हम तो आए हैं, जो हालात बने हुए हैं वो हालात हमें मिले हैं, हम उसका मुकाबला पहले भी कर चुके हैं, इंशाल्लाह आज भी करेंगे और कल भी करेंगे, हम ही करेंगे। हमें पता है जो इस जमीन की, इस धरती के बाशिंदा लोग हैं जिन्होंने जान निछावर करनी होती है वो हम ही करते रहेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है, मैंने आज भी ये बोला, ब्लेम गेम की से अब हमें आगे निकल जाना चाहिए। हकीकत मैं बिल्कुल तैयार हूं आपके शो में, आप इस मदारी को भी बुलाएं, आप मुझे भी बुलाए, सामने बैठाए, सामने बात हो, एक डिबेट हो जाए, एक बड़ा अच्छा सियासी डिबेट हो जाए, आपको सब पता चल जाएगा। देखिए, राब्ते किसने किए, डायलॉग्स किसने किए, अफगान हुकूमत का जो रिजीम चेंज है उसको तो हमने पूरा माना है, हमने तो उसको इनकार किया है, उसको तो हमने ब्लैक डे बोला है। इमरान खान ने उसको एक्सेप्ट किया है। इमरान खान उन्होंने कहा है कि जी जंजीरें तोड़ दी, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं अफगान, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। हम तो देखें, हम तो बंदूक के जोर पे जहां भी हुकूमत है हम उसके मुखालिफत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तो हमें जो हालात बने हुए मिले हैं उनका सामना कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे, और जैसे मैंने बोला कल भी करते रहेंगे। हमें पता है, इस पूरे कौम को पता है हमारे मुजरिम कौन है। इमरान अपना तुका छाट रहा है। अच्छा एमल साहब, एक और बात है ना जो इस बात को दिलचस्प बनाती है, वो ये है कि आपकी मखलूत हुकूमत में जो आपकी सूबे से इत्तेहादी हैं, प्राइमरीली JUI यानी कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात, वो भी खासे एक उनका भी नरम गोशा है, आपको पता है, वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं और ओपनली वो बहुत खुश हैं ये रिजीम चेंज में जो कि अफगानिस्तान में हुआ है। मतलब इमरान खान इज नॉट द ओनली वन। तो उनके होते हुए क्या आप कितनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं इस मखलूत गवर्नमेंट से? और जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि आपके जो प्रपोजिशंस हैं या आपकी जो तजावीज़ हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हो और देयर आर नो गुड तालिबान एंड नो बैड तालिबान, ये डिस्टिंक्शन खत्म की जाए, इनमें इन बातों की कितनी रिसेप्शन है? क्या आपकी गवर्नमेंट आपकी बात सुन रही है? देखिए, जाहिर सी बात है मेरी गवर्नमेंट मेरी बात सुनेगी, और जाहिर सी बात है जो प्लान की बात कर रहा हूं मैं, तो ये प्लान तो मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे उस वक्त ये प्लान बना है। ये हमारे पेशावर के गवर्नर हाउस में जरगा हुआ था, पूरी पार्टियां आई थी, APC हुआ था, और उसमें तो मैं तो उनको कह रहा हूँ कि अपने कागज पे, अपने लीडर का जो कागज है उसी पे अमल करें। जहां तक बात है, आपने मेरे इत्तेहादी की बात की, और बिल्कुल इस पे हमारी
जी, तो इसमें आइडियोलॉजिकली हम और वो एक अलग पॉइंट पे खड़े हैं, लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि अगर आप मौलाना साहब से ये सवाल पूछ लें कि आया पाकिस्तान में वो जिस तरह के तरीके से अफगानिस्तान में टीटीए की हुकूमत आई है, कि अगर पाकिस्तान में इसी तरह टीटीपी की हुकूमत आती है तो क्या वो उनको मानने के लिए तैयार है या नहीं? इसी सवाल के जवाब में पूरा एक, यानी आपको लगता है कि वो कैटेगोरिकली मना करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान मना करेंगे कि अगर टीटीपी की हुकूमत यहां पर आए या कुछ ऐसी चीज हो तो वो बिल्कुल इसको कहेंगे कि नहीं, खतकतन ऐसा नहीं होना चाहिए? आपका ये व्यू है? अपने घर के लिए एक चीज नहीं पसंद तो मेरे ख्याल में इंसानियत यही है कि वो दूसरे के घर के लिए भी पसंद ना की जाए। ठीक है, एमल साहब आखिरी जुमला इस हवाले से फरमाइएगा, ये जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ने का मामला है, क्या टूट जाएंगी असेंबलीज? क्योंकि पीटीआई के पास तो बहुत वहां नशिस्तें हैं खुली, मतलब उस वक्त कोई अपोजिशन नहीं है वहां पे। पहले तो मैंने जैसे पहले बोला कि मुझे इमरान की किसी बात पे यकीन नहीं है, तो मुझे इस बात की इस पे किसी किस्म की यकीन नहीं है। मैंने कल अपने सब पार्टी वालों से बात की, इत्तेहादियों से बात की, इसने अभी असेंबली भी खत्म रुकवा दी है कि शायद कोई अदम एतमाद, ना हम अदम एतमाद ला रहे हैं, ना हम कोई मंसूबा बना रहे हैं। ये कहता है इनको आईनी हक है, आईनी इख्तियार है, बिल्कुल ये 23 को क्या ये कल बैठ के असेंबलियां तोड़े, हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, हमें इस कौम को निजात मिलेगी इन लोगों से, हम तैयार हैं। ये अच्छा, निजात मिलेगी एमएल साहब? अगर इलेक्शन हो जाती है तो ये लोग हार जाएंगे और केपी में दोबारा हुकूमत नहीं बन पाएगी पीटीआई की? नहीं जी, पीटीआई की जो हालत है लोगों के सामने हो जाएगी। एक दफा सिर्फ असेंबलियां तोड़ दे, हिम्मत कर ले, तोड़ दे सबको। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प बात की है आपने। आपका बहुत शुक्रिया इमल वली खान साहब, आपने सूसी गुफ्तगू में हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि पीटीआई कहते हैं कि केपी में तो आप बिल्कुल ही भूल जाएं, केपी में तो हम 2 मरतबा हमें वहां पर अवाम ने मैंडेट दिया है, तीसरी दफा और इससे भी भारी भरकम मैंडेट मिलेगा, जबकि एमल साहब इस पूरी थ्योरी को डिफाई करते हैं। आफ्टर अ ब्रेक कुछ कानूनी पहलुओं पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। तमाम मामला अब इस वजह से भी जाकर ज्यादा संगीन हो गया है क्योंकि इमरान खान साहब का अल्टीमेटम हमारे सामने है। अब इसके ऊपर लीगल एस्पेक्ट्स पर थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं कि अगर दोनों असेंबलीज टूट जाती हैं, अभी तक जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि जनरल इलेक्शन तो पुश नहीं कर पाएंगे खान साहब इस अपने मूव से, लेकिन जो दोनों असेंबलीज के प्रोविंशियल इलेक्शंस हैं वो मूव कर पाएंगे। अब ऐसे में मखलूत हुकूमत के पास क्या अपने ऑप्शंस हैं कानूनी तौर पर और कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि हुकूमत ये कह रहे हैं कि अब अभी जो सुनने में भी लेटेस्ट बात आई है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन तो नहीं लाएंगे परवेज इलाही साहब के खिलाफ, लेकिन हम गवर्नर के थ्रू ये कहेंगे कि आप अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अपने नंबर पूरे करें। और उस सिलसिले में चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो काफ लीग के वोट्स परवेज इलाही साहब की तरफ से तोड़ने में मदद देंगे। दिस इज द न्यूज ऑफ द डे। इसके ऊपर बात करेंगे और तमाम लीगल एस्पेक्ट्स को भी साथ मद्देनजर रखेंगे और तमाम गुफ्तगू के लिए जो लीगल एक्सपर्टीज हमारे साथ हैं इस सेगमेंट में जनाब कंवर दिलशाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तमाम मामले पर अपने लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू पॉइंट्स हमारे साथ रखेंगे। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। और नाजरीन, जनाब अजहर सिद्दीक हमें ज्वाइन कर रहे हैं तमाम मामले पर कानूनी अपने व्यू पॉइंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू पॉइंट्स के साथ। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी के लिए। बात का आगाज कंवर साहब आपसे करूंगी, ऑप्शंस कितने हैं मखलूत हुकूमत के पास और पीटीआई कितने कामयाब होंगे अपने इस मूव में, क्योंकि अभी तक तो जो एक तलवारें लटक रही हैं खान साहब के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की, उसमें से तो अभी भी कोई ऐसी नहीं है जो कि पीडीएम जिसके ऊपर तकिया कर पाए या हुकूमत उसके ऊपर तकिया कर पाए, या फिर आपको लगता है कि इन डेज टू कम डिस्क्वालिफिकेशन की बहुत बड़ी तलवार खान साहब पे लटक रही है, तो कहीं ये ना हो कि वो तलवार उनके ऊपर गिर जाए और जिस तलवार से वो दूसरों को डरा रहे हैं वो इनइफेक्टिव हो जाए। ये सवाल किसी कर रहे हैं? राइट, कंवर साहब। जी कंवर साहब, आई कैन हियर यू, प्लीज गो अहेड। अब आपकी आवाज हमें आई है। चले, बात दुरुस्त है। सबसे पहले अहम बात तो यह है कि अगर ये कोर्स दोनों सूबाई असम्बलियां तहरीर हो जाती हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 2017 की मरदमशुमारी पर अपनी हल्का बंदियां मुकम्मल की हुई है, अक्टूबर 2022 में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी डिलिमिटेशन पूरे पाकिस्तान की मुकम्मल की हुई है, तो उसकी बुनियाद पर ये 90 दिन में इंतखाबात करवा देंगे।
उसमें कोई हर्ज नहीं होती है। अब जो कह रही है हुकूमत के तो तासरात मुख्तलिफ होते हैं। अब इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि जब तक नई डिजिटल मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक इंतखाबात नहीं होंगे, लेकिन ये नॉर्मल हालात में होते हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने गैर मामूली हालात का मुकाबला करने के लिए अपनी 2017 की मरदमशुमारी पर हल्का बंदियां मुकम्मल कर चुकी है और गजट नोटिफिकेशन 28 अक्टूबर 2022 को हो चुका है। उसकी बुनियाद पर ये इंतखाबात करवा देंगे। कोई नंबर इसका इलेक्शन कमीशन ने अपने इंतखाबी फरिश्ते भी अपडेट कर चुका है, वो मुकम्मल तौर पर वो भी तैयार है। 7 दिसंबर को उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया था कि हमारी इलेक्टोरल तैयार हैं। अब ये तो हालात जहां तक परवेज इलाही साहब का हालात जा रहे हैं, ठीक है, उनके सवाबदेही इख्तियारात हैं। आइन के आर्टिकल 112 के तहत वो अपने असेंबली तहरीर कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हुकूमत की नजर हमें आ रहा है वो ये है कि शायद ये गवर्नर पंजाब से कहें कि अपना एतमाद का वोट लें। तो अपना एतमाद का वोट लेने के लिए तो फिर तो जहर है कि फिर परवेज इलाही साहब को ही अपने 186 मेंबरान की तादाद पूरी करनी पड़ेगी। अदरवाइज तो अगर तहरीक एतमाद पेश होती है तो फिर अपोजिशन का फर्ज था कि वो अपनी तादाद पूरी करे। तो लेकिन एक बड़ी अहम जो अंदरूनी तौर पर जो खबरें हमें मिल रही हैं उसमें ये हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब इस मामले में बिल्कुल लाताल्लुक है। उनकी जो टीम है जिनके साथ नवाज शरीफ साहब तकिया रखते हैं वो बिल्कुल अलहदा है, खामोश है। शायद खाकान अब्बासी है, बाकी जितना भी खुद आसिफ है, खुद सादर रफीक है, खामोश बैठे हुए हैं। उन्होंने कोई पंजाब में नहीं डेरे डाले, कोई एतमाद की तहरीक पेश करने का कोई न कुछ बात नहीं की। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो बहुत एक्टिव है। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि किसी तरीके से अगर साहब की हुकूमत बहुत एक्टिव हैं और इसलिए वो कहते हैं कि हमजा शहबाज जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाए। लेकिन जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि हसन मुर्तजा साहब जो है पीपल पार्टी के, जिनके पास 7-8 मेंबर हैं, वो बने। सही, ये आपने खबरों का भी बताया है कि इस पर खबरें क्या गर्दिश कर रही हैं। अजहर साहब, अब मुझे एक बयान याद पड़ता है राना सनाउल्लाह साहब का, जहां पर वो कहते थे कि ये गैर कानूनी है क्योंकि असेंबलीज तोड़ना तो सिर्फ हंगामी हालात में किया जाना चाहिए। ये किसी की अपनी जाती अना को सेटिस्फाई करने के लिए असेंबलीज तोड़ना ये इंटायरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। योर टेक ऑन द मैटर, क्योंकि हमें बाय एंड लार्ज हुकूमत की तरफ से यही ओपिनियन सामने आ रहा है कि भाई ये अपनी अना की तस्कीन के लिए ये असेंबलीज तोड़ना चाहते हैं। ये क्या बात हुई? शायद जी, अजहर साहब की मुझे बात ब्रेक हुई है। आई थिंक आई विल हैव टू रिकनेक्ट हिम। कमर साहब, ये आप बताइएगा, आपके व्यू में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ये असेंबलीज तोड़ने का मूव जैसे कि हुकूमत कह रहे हैं? नहीं, सबसे बड़ी बहुत बड़ी गेम, बहुत बड़ा ग्रेट गेम हो रही है, बहुत बड़ी। उस गेम में कोई पता नहीं चल रहा कि कोई किसका वफादार है। आप देख रहे हैं कि परवेज कल बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, अपने चंद प्लांटेड सहाफियों को बिठा के अपना नुक्ता नजर पेश कर दिया। 30 लफ्जों में उन्होंने इमरान खान को तनकीद की, उनको बहुत मजम्मत की, यह भी कहा कि मुंह उठा के वो बातें करता रहता है, समझ उनकी गुफ्तगू कोई असर नहीं हुआ। आज भाई इमरान खान साहब भी अंदर से एक मिले हुए हैं ना, अंदर से बार्गेनिंग है, ये अंदर से मिले हुए हैं कि आप मेरे खिलाफ बात करें, मैं आप खिलाफ बात करूं। अच्छा, से मिले हुए हैं सर। ये अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कमर साहब। आपके व्यू में ये डेलिब्रेट गेम चल रही है, गुड कॉप बैड कॉप गेम चल रही है ना। आप अगर इमरान खान साहब होते इमीडिएटली, जो कल जो उसने अपने चंद दोस्तों को बिठा के जब ARY से बात की है, उसी इमीडिएटली उन्होंने परवेज इलाही साहब को चाहिए था कि आपने मेरे बारे में क्या गुफ्तगू की है। ये कुछ भी नहीं कहते, वो उनका अपना नुक्ता नजर है। वो आर्मी के बारे में देखो, आर्मी का जब रिटायर्ड जनरल हो जाता है ना, उसको जो मर्जी गालियां, कोई फौज पे असर नहीं पड़ता। अच्छा कमर साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, ये बड़ी दिलचस्प बात आपने फरमाई है, मैं इसको जरा आगे लेकर जाऊं। ये अजहर साहब, ये मेरी गुजारिश जो आपसे पहले थी, जो मैंने आपसे अर्ज किया था, उसका जवाब फरमाएं। नंबर 1 कि क्या ये मूव अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असेंबली तोड़ने वाला? राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि जाती अना की तस्कीन के लिए इमरान खान साहब अपनी असेंबली तोड़ रहे हैं। हुकूमत का ये व्यू पॉइंट आपकी नजर में आप इसको कैसे देखते हैं? है ये गैर कानूनी कदम या नहीं? और नंबर 2, अभी कमर दिलशाद साहब ने फरमाया, वो कहते हैं ये गेम है, ये प्लान है, ये जानबूझकर परवेज इलाही और इमरान खान साहब गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं कि तुम मेरे खिलाफ बयान दो, मैं तुम्हारे खिलाफ बयान दूं। अच्छा, मैं कमर दिलशाद साहब की बात तो चले,
वो अच्छा है, जरा मजाक अच्छा कर लेते हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में। आपको तारीखी तौर पर एक काम कीजिएगा कि आप किसी प्रोड्यूसर का अपने कहिएगा, वो बयान चला देगा आज से साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले वो इलेक्शन कराने थे पहले, वो इलेक्शन पहले कैसे होने थे? यानी सड़कों के ऊपर 3 उन्होंने लॉन्ग मार्च किए, किस लिए किए? ये किए कि जनाब इलेक्शन पहले कराएं। इलेक्शन पहले कैसे होते हैं? इसलिए सहमियत तहलील करनी पड़ती है। आज अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो बैठे आज बात करते हैं झूठ, फ्रॉड और फ्रेब के हवाले से। मैं यही नहीं है, आप थोड़ा सा आगे चले जाए। बुजरा कहते थे कि 2 असेंबलियां इमरान खान साहब तहलील कर दें तो हम इलेक्शन हो जाएंगे। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, ये तमाम ऑन रिकॉर्ड है जी। अच्छा चले, ये सारा मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं रिकॉर्ड के ऊपर है जी जी जी। और ये कौन होते हैं? ये वफाकी हुकूमत वाले कौन होते हैं? पाकिस्तान में 18वीं तरमीम है, सूबों को अपने, ये कौन होते हैं सूबे के मामला में दखल देने वाले? इनकी जरूरत क्या है? आईने पाकिस्तान कहाँ इजाजत देता है ये वफाकी हुकूमत को सूबों के मामला में मुदाखलत करने के लिए, मां सिवाय कि जब मुल्क में इमरजेंसी हालात हो जाएं, मुल्क में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो जाएं, सिर्फ वहां पर है कि वहां आप गवर्नर राज लगा सकते हैं। तो अभी तो ऐसे हालात ही कोई नहीं है, ना ऐसी कोई पोजीशन है। तो ये तो तारीखी तौर पर वैसे भी फिर वो आईने पाकिस्तान बनाने वाले बेवकूफ थे वो, यानी उनको पता नहीं था कि तो सर वैसे बाय द वे मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, मुझे याद पड़ता है खान साहब की जब गवर्नमेंट थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो खासी तनकीद करते थे 18वीं तरमीम पे, क्योंकि उस वक्त वो जो तनकीद थी वो पीपल्स पार्टी के ऊपर ज्यादा उसका मनफी असर आता था। अब खान साहब उन्हीं तमाम 18वीं तरमीम और सूबाई स्वाबदीद इन तमाम का सहारा लिए हुए हैं। ये क्या आपस में जो कॉन्फ्लिक्टिंग या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है जी, ये बात नहीं है। 58(2) भी पहले एक आईनी प्रोविजन होती थी कि जिसके सदर को इख्तियार था असेंबलियां तहलील करने का, और वो भी तारीखी तौर पर ये नवाज शरीफ वगैरह हमेशा चाहते रहे हैं। मोहतरमा बेनजीर की असेंबलियां तहलील हुई थी, अदालतों ने बहाल नहीं की थी। नवाज शरीफ की असेंबलियां तहलील हुई थी, बहाल कर दी थी। अब बड़ी बात है कि आइन का आर्टिकल 112 उर्दू में पढ़ लें, अंग्रेजी में चले हैं, फारसी में, पंजाबी में पढ़ लें। बड़ा सीधा लिखा है कि वजीर आजम को, वजीर आला को इख्तियार है असेंबलियां तहलील करने का, और उसमें वजह कोई नहीं लिखी हुई, यानी ये नहीं लिखा हुआ कि क्यों करें। ठीक है, हाँ, सीधी सी बात है। और यहाँ बड़ा सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आईने पाकिस्तान ने जब ये चीज दी और इन सब लोगों ने बैठकर बनाया है और उसमें बाकायदा तरीकाकार दिया हुआ, तरीकाकार बड़ा सीधा सा है। अच्छा, कब तहलील नहीं हो सकती? वो आइन का आर्टिकल अगर आप 136 पढ़ लें, 130 देख लें कि जब तहरीके, इसी में लिखा हुआ है तहरीके अदम एतमाद आ जाएगी। तहरीके अदम एतमाद के दौरान आप असेंबलियां तहलील नहीं कर सकते। इमरान खान साहब की जो नेशनल असेंबली थी वहाँ यही हुआ कि तहरीके अदम एतमाद आई, उन्होंने उसको रद्द किया और असेंबली तहलील कर दी। ठीक है, लेकिन वो कह रहे थे उनको पहले करनी चाहिए थी। कंवर साहब, क्या आप मजाक कर रहे थे अपने पहले कमेंट में? जैसे अजहर साहब ने कहा, ये जो गुड कॉप बैड कॉप वाली बात आप फरमा रहे थे कि ये डेलिबरेट है तमाम, जो परवेज इलाही और इमरान खान साहब के बयानात और मुतजाद बयानात। ब्रेक के बाद इसका जवाब फरमाइएगा प्लीज। वेलकम बैक नाजरीन। जिन बयानात के ऊपर कमर दिलशाद साहब ने ब्रेक से कबल फरमाया था कि ये प्लान्ड है, डेलिबरेट है, वो एक्चुअली कितने संगीन हैं और कितने सख्त बयानात एक दूसरे के हवाले से दिए जा रहे हैं, उसकी एक छोटी सी झलक दोबारा सुनिएगा। और उससे फिर एक और सवाल डिराइव होता है कि क्या फिर जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की, और जो एक सियासत से दूर रहने का या न्यूट्रलिटी का जो एक इंप्रेशन था, वो बातें ठीक है परवेज इलाही साहब के बयानात की रोशनी में? सुनिएगा उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली। मैं मोहनिस हुसैन लाई, उस वक्त भी मैंने कहा कि देखिए बाजवा साहब के खिलाफ नहीं बात करनी, मेरे सामने बाजवा साहब के साथ और उनको बुरा बुरा कहना ये बड़ी ज्यादती है। और पीटीआई को चाहिए ये याद रखे, आसान फरामोश न बने। बाजवा साहब के आसान है, इन्होंने अगर बाजवा साहब के खिलाफ किसी ने बात की, सबसे पहले मैं बोलूंगा, उसमें सारी हमारी पार्टी बोलेगी। जी कमर दिलशाद साहब, ये जो बयानात हैं या ये जो बयान है, अगर जनरल बाजवा ने, फॉर्मर आर्मी चीफ ने किसी भी सियासी जमात के ऊपर एहसान किया था, तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्योंकि परवेज इलाही साहब तो खुल के ये बात बयान कर रहे हैं। ये अहम बात परवेज इलाही साहब ने कर दी है, और इस पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो आइन 243 की भी खिलाफ वर्जी हुई है और 244 की खिलाफ वर्जी भी हुई है। अजहर सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं, और 200 आइन के आर्टिकल 244 बिल्कुल सरासर खिलाफ वर्जी हुई है। उन्होंने साबित कर दिया है
कि 2018 के इंतखाबात में जनरल बाजवा साहब पुष्ट बनाई खड़े थे। बहुत बड़ी अहम बात कर दी उन्होंने। ये ऐसा की बात नहीं करनी चाहिए थी, हमारे बड़े एहसान है, उन्होंने इमरान खान को 0 से हीरो बना दिया, ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। एक और बड़ी अहम बात नजर आई, तो ठीक है इमरान खान साहब के मोहसिन भी करार दिया है उनको उन्होंने, एक बात, लेकिन इमरान खान ने कोई असर नहीं लिया। इमरान खान ने आज फिर बाजवा साहब के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल की है। उन्होंने परवेज लाई के तमाम जो है उनका मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने परवेज लाई के तमाम मामला को कर दिए। आप परवेज लाई में अगर शर्म हया है, गैरत है, तो अपनी वज़ारत अल्लाह छोड़ दें, इस्तीफा दे दें। जब इतना परवेज लाई साहब का मैं बोलूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं नहीं दूंगा, वो आज बोल गए। परवेज लाई साहब ने सुना नहीं क्या इमरान खान साहब ने क्या फरमाया? बिल्कुल इमरान खान साहब के मौके पर डट गए हुए हैं, तो परवेज लाई साहब कहाँ खड़े हैं? क्यों नहीं इस्तीफा देकर चले गए? वो इनके अंदर गैरत ही नहीं होती, शराफिया में गैरत नहीं होती। गैरत होगी आजम सदीकी में होगी, आप में होगी, हम में होगी, इनमें गैरत नहीं होती। ये अपने मफाद के तहत अपने वज़ारत लेके जाते हैं, अपने मफादात के तहत ये मायदे करते हैं, रात के अंधेरे में इकट्ठे हो जाते हैं। एक बड़ी अहम बात ये, अगर गवर्नर पंजाब ने इनको वोट ऑफ कॉन्ग्रेस के बारे में इत्मीनान कर देने के लिए कह दिया आर्टिकल 112 के तहत, तो फिर बड़ी अहम गेम खेली जा 112 के तहत अगर कह दिया और 130 और 136 की उर्दू या पंजाबी तशरीह पढ़ ली जाए, ये अजहर साहब ने तजवीज दी है हुकूमत को। वो कहते हैं ये अंग्रेजी पढ़ने से कासिर है, तो उर्दू में या पंजाबी में पढ़ लेंगे 130 और 136 आइन के आर्टिकल्स। नहीं, वो तो आजम सदीकी साहब इसका जवाब दे देंगे। हमारा पॉइंट है वो तो बड़ा सादा आसान सा है, ताकि अवाम, नाजरीन, कारीन जो भी सुन रहे हो देखें, महसूस करें कि भी मुल्क के अंदर किस अंदाज से मफादात की जंग लड़ी जा रही है। तो इमरान खान साहब ने को अपने मौके पर डटे हुए हैं, लेकिन परवेज लाई साहब तो है वो सुन रहे हैं बैठकर। एक और बात अभी हमें खबर मिली है, वो सुन रहे हैं तरीन साहब के जो 15-16 MPA, अभी खबर मिली हमें, अभी बात मेरी हुई है वाशिंगटन मंदिर में, तो उन्होंने मुझे बताया कि 15-20 MP जहांगीर तरीन साहब की भी तैयार खड़े हैं। अगर एतमाद का वोट लेने को कह दिया तो मुमकिन है कि 15-20 PTI के मेंबर जो हैं जहांगीर तरीन के दोस्त हैं, तो वो अलहदा हो जाएंगे। यहाँ खतरा तो है बड़ा। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है कमर साहब में, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या कानूनी पेचीदगियां आ जाएंगी? वो डिफ्लेक्शन क्लॉज फिर कहां लगेगा? क्योंकि वो तो हम कोई उलझ के ही रह गए। अजहर साहब कहां लगेगा डिफ्लेक्शन क्लॉज? ये कमर साहब की जो खबर है जी, अगर जहांगीर तरीन के MPs जो कि वैसे PTI के MPs हैं डिफ्लेक्ट करते हैं पार्टी पॉलिसी से, जहां तक जहांगीर तरीन के MPs हैं वो तो ऑलरेडी वो जितने हैं वो 20 के 20। जी, आप क्या फरमा रहे हैं कमर साहब? एक सेकंड के लिए रुकिएगा। कमर साहब कोई एडिशनल बात है उनकी? जी, 40 MP में से 25 MP को तो उन्होंने पहले दिया था जो डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन 15 अभी MP जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं, वो बिल्कुल उस बात को नहीं आएंगे अंदर, बिल्कुल अपस्टेयर कर लेंगे अपने आप। ये बड़ा एक गेम अंदर से जहांगीर तरीन 15 से 20 MPs हैं। अच्छा, अगर आप इजाजत दीजिएगा कर दूं, जरा बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। पहली तो बात ये ज़हन में रखिएगा कि चौधरी परवेज लाई से बड़ा ताल्लुक है मेरा। उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू करके ना पाकिस्तानी जमहूरी निजाम पे ऊपर बड़े सवालिया निशान उठा दिए। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट का इस हद तक रोल है, लेकिन जो कि उन्होंने कह दिया है, और इसका मतलब तो फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इल्जाम लगाते हैं कि RTS जो है वो बिठाया इसलिए गया था कि ये सीटें देनी थी। ख्वाजा आसिफ हारे हुए थे, ख्वाजा आरिफ हारे हुए थे, ख्वाजा आसिफ जीत गए, ख्वाजा साद रफीक हारे हुए थे, वो जीत गए। तो ये तो बुनियादी तौर पर फिर तो वो बात इमरान खान साहब जो बात कह रहे हैं, अच्छा तो ये अदर वे राउंड भी हो सकती है जैसे आप बयान कर रहे हैं। बिल्कुल है, देखिए ना, जब आप इससे पहले नैपियों वाला बयान भी दे चुके हैं परवेज लाई साहब। देखिए, यही तो बड़ी परेशान कुल बात है। फिर चौधरी परवेज लाई तो अगर कोलिशन ना होता तो ये तो जीत ही नहीं सकते थे सीटें। अगर यही बात करनी है कि चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तो ये पोजीशन ही नहीं थी, ये आज कोलिशन के तौर पर जीते हुए हैं, ये याद रखिएगा। आज चौधरी परवेज लाई किसी भी तरह का अगर इनफरादी को फैसला करते हैं तो डी फ्रेंचाइज हो जाएंगे। ये भी कोलिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से ये मुंतखब हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से नहीं हुए हैं। ये एक बड़ा, मैं नहीं चाहता इन बातों की तरफ आने की तरफ, लेकिन जरा हमें जरा बड़े ध्यान से सोचना है। डर और खौफ किस बात का है भाई? एक बड़ी सियासी जमात
जो अक्सरियत रखती थी उसको आपने ऑपरेशन रजीम चेंज या किसी और तरीके से निकाल कर बाहर तो अजहर साहब वो तो कहेंगे कि देखिए हमने नहीं किया ना, वो हो सकता है इसकी ओनरशिप ही ना लें। परवेज इलाही साहब कहेंगे शुजात हुसैन से मुलाकातें चल रही हैं, उन्होंने कहा है ये तो आपस में हो सकती है ना इनकी अंदर की इनर गेम। पंजाबी में रोटी को चोची कहा जाता है मेरा ख्याल है शायद ना, यानी ये सियासत के दाव बेज है ना, ये बड़े खतरनाक है। चौधरी शुजात हुसैन ने हमेशा मुनाफिकाना सियासत की है, पाकिस्तान के हवाले से कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका, यानी वो करप्ट लोग और बुढ़े लोगों को अपने मफादात को कवर करने के लिए साथ देते रहे हैं, यानी उनकी सियासत सफाई नहीं है, तो बताया ना साफ सियासत रही हो। और ये तो देखें तकलीफ इस बात की है इस वक्त जितने हालात और वाकयात चल रहे हैं और जो बातें सारी हो रही हैं